हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आजकल मैं पढ़ा रही हूँ। तो थिंकर्स में मैंने कई वीडियो अपलोड कर दिया है और जिन लोगों ने वीडियो पहले की नहीं देखी है वो उसे देख लें। तो हमारा ये समझौते का सिद्धांत चल रहा था और उसमें आज हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ाया था और वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो थॉमस हॉब्स का मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम रूसो के विचार पढ़ेंगे सामाजिक समझौते के प्रवर्तकों में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक समझौते के प्रवर्तकों में तीसरा नाम जो है फ्रांसीसी दार्शनिक है, ये है रूसो, जिनका नाम आता है। ठीक है। रूसो का समय संघर्षमय तथा गतिशील था। संदेहवाद, भौतिकवाद, विज्ञान के चमत्कारों की आंशिक अनुभूति, राजनीतिक उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण, राजनीतिक दासता से मुक्ति पाने के लिए मध्यम वर्ग की आकुलता, लोक जीवन में स्वार्थपरता, आडंबर इत्यादि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी जीवन के प्रधान लक्षण थे। तो ये सब चीजें थी जो 18वीं शताब्दी में चल रही थी और रूसो के मन पे बहुत गहरा असर पड़ा था, क्योंकि रूसो की माँ बचपन में ही खत्म हो गई थी। उनकी माँ की मौत हो गई थी और पिता ने क्या किया था कि दूसरी शादी कर ली थी। तो ये अपने घर से भाग गए थे और इन्होंने, इनके चाचा चाची ने कुछ दिन तक इनका पालन पोषण किया। तो इस चक्कर में इन्होंने बचपन से बहुत सारी पीड़ाएं झेली है रूसो ने। और उन परिस्थितियों से फिर इन्होंने चोरी के, जो झूठे चोरी के इल्जाम में जेल भी गए और वहीं पे जाके इन्होंने बहुत सारी चीजें सोची समझी। फिर उसके बाद इनके विचार जो है आज हम पढ़ रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं और रूसो के बारे में। तो इन परिस्थितियों में रूसो की समस्या थी स्वतंत्रता तथा अनुशासन की। क्या समस्या थी रूसो की? स्वतंत्रता और अनुशासन। आवश्यकताओं के मध्य संबंध स्थापना एवं समन्वय की। यानी स्वतंत्रता अलग चीज है, अनुशासन अलग चीज है। अगर कोई स्वतंत्र है लेकिन अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी नहीं बिल्कुल स्वच्छंद हो, अपनी मनमर्जी करे, इससे किसी को नुकसान भी पहुंच रहा हो तो स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होता है। तो स्वतंत्रता तथा अनुशासन, इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। ठीक है। आपस में संबंध होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए। इस संबंध में हाब्स ने एक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली लोकतंत्र तथा लॉक के मर्यादित राजतंत्र के रूप में दो प्रधान समाधान प्रस्तुत किए थे। ठीक है। मर्यादित राजतंत्र के रूप में दो समाधान प्रस्तुत किए थे लॉक ने। रूसो को यह प्रतीत हुआ कि हाब्स के ने अनुशासन की बेदी पर, जो हाब्स के विचार थे सामाजिक समझौते के बारे में, जो सिद्धांत था, तो हॉब्स ने अनुशासन की बेदी पे, इसका कहना है कि अनुशासन की बेदी पर सफलता की बलि चढ़ा दी, क्योंकि हॉब्स ने अनुशासन को अधिक महत्व दिया था। तो वो कहता है कि अगर अनुशासन में व्यक्ति अधिक होगा तो वह जो है सफल नहीं हो पाएगा और उसकी भावनाएं वहीं पे कुचल दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि वह सफल नहीं हो पाएगा, ये कहते हैं रूसो। और लॉक एक सुस्थिर सामाजिक, लॉक का क्या विचार है? एक सुस्थिर सामाजिक राजनीतिक अनुशासन के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना करता है। तो लॉक क्या करता कहते हैं? लॉक का कहना है कि एक जो है सामाजिक राजनीतिक अनुशासन, यानी बिना अनुशासन के अभाव में स्वतंत्रता की कल्पना लॉक करता है। इसलिए रूसो सामान्य इच्छा की अपनी अवधारणा से अस्थायी समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। तो इन दोनों के विचारों से रूसो सहमत नहीं थे और इन्होंने अपना जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। इससे उन्होंने समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया है। रूसो 19वीं शताब्दी के जर्मन आदर्शवादी का अग्रदूत था। रूसो प्रजातंत्र का क्या था? प्रबल समर्थक था। ठीक है। प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का ये प्रबल समर्थक था रूसो। रूसो का उद्देश्य ऐसी संस्था के निर्माण से था जो संपूर्ण सर्वमान्य शक्ति के साथ प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व, वस्तुओं की प्रतिरक्षा व सुरक्षा कर सके तथा जिसमें प्रत्येक स्वयं को सबके साथ मिलाते हुए एकाकी रूप से सुरक्षा का पालन कर सके, वह पूर्वत क्या है? स्वतंत्र बना रहे। ठीक है। एक ऐसी संस्था के निर्माण से रूसो का जो है उद्देश्य रूसो का ये था कि प्रत्येक जो है सर्वमान्य शक्ति के साथ साथ प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व की भी सुरक्षा हो, वस्तुओं की प्रतिरक्षा और सुरक्षा कर सके और सबके साथ मिलाते हुए एकाकी रूप में
सुरक्षा का पालन कर सके, वह स्वतंत्र बना रहे। रूसो ने अपनी सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या बुक का नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे बहुत ध्यान रखें, इस बुक का नाम बहुत पूछता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रूसो समाज के नैतिक पतन से चिंतित था, इसलिए उसने समाज और राज्य की आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचना की ताकि समाज पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सामाजिक संविदा भी हिंदी में कहते हैं, तो कभी कभी हिंदी में भी लिखा आ जाएगा सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों एक ही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्कोर्स इन इक्वलिटी, ठीक है, डिस्कोर्स इन इक्वलिटी यानी विषमता, ठीक है, इक्वलिटी यानी विषमता पर एक वार्ता नामक अपने पहले निबंध में रूसो ने प्राकृतिक दशा का वर्णन किया है, ठीक है, प्राकृतिक दशा का इसने नेचर प्राकृतिक रूप से दशा का वर्णन किया है कि मनुष्य कैसे प्राकृतिक उसमें रहता था। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सादगी और स्वच्छंदता से जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। जैसे बचपन में क्या है कि मनुष्य पे कोई बच्चों पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है और वो अपने मन का कार्य करते रहते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था जो है नेचर है, तो सबको क्या करते हैं, उस पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता और वो अपना स्वच्छंद जीवन जीते हैं। मनुष्य की प्रकृति का निर्माण करने वाली दो मौलिक प्रवृत्तियों आत्म प्रेम, मनुष्य का जो निर्माण करती है आत्म प्रेम तथा क्या है, सहानुभूति है, एक दूसरे के सहयोग की भावना है। मनुष्य प्रकृति में अच्छा होना क्या है, मनुष्य प्रकृति में क्या है, अगर आत्म प्रेम नहीं है, एक दूसरे से की सहयोग की भावना नहीं है, तो हम उसे कहेंगे ये तो बहुत बुरा आदमी है। तो हमें ये भी देखना है कि किसके अंदर सहानुभूति है, सहनशीलता है और एक दूसरे की प्रति प्रेम है। तो ये है मनुष्य जो है प्रकृति जो है उसमें अच्छा होना, उसे अच्छा कहा जाता है। रूसो के अनुसार मनुष्य में स्वार्थ हित की भावना के अतिरिक्त परोपकार यानी एक दूसरे पर उपकार करना, दया की भावना भी मौजूद थी। यानी रूसो क्या मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थ हित की भावना के अतिरिक्त यानी थोड़ा स्वार्थ तो था जीने के लिए, लेकिन परोपकार की भावना और दया की भावना भी मौजूद थी। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के गुणों से युक्त मनुष्य में धन एकत्र करने की लालसा थी, परंतु धन एकत्र करने की भी लालसा थी, लेकिन परंतु क्या नहीं था, परंतु घृणा द्वेष तथा बैर तथा अहंकार आदि गुणों दुर्गुणों से मुक्त था। लेकिन इन सब चीजों से क्या था, वह मुक्त था। रूसो का मत है कि प्राकृतिक मनुष्य में भविष्य के प्रति चिंता नहीं थी, इसकी आवश्यकताएं सीमित थी और प्रत्येक मनुष्य निर्भर, संतुष्ट और शांतिपूर्ण था। रूसो क्या कहता है कि जो प्राकृतिक मनुष्य था, ठीक है, जैसे शुरुआत में क्या हुआ था, प्राकृतिक मनुष्य था, वो उनका अपना कोई घर नहीं होता था, उन्हें जो है भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी, उसमें क्या था, खाना है, रहना है, जीना है। जैसे कि जानवर आजकल संघर्ष कर रहे हैं, वही स्थिति हम लोगों की भी थी, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जो झेला। तो उनके अंदर क्या था कि उन्हें बस हर समय बचना है, अपनी आत्मरक्षा करना है, अपनी सुरक्षा करना है और जीने के लिए हमेशा लगातार खाने की व्यवस्था करना है, बस इतना ही था। उन्हें ना कुछ इकट्ठा करना था, ना ही उन्हें घर बनाना था, ना ही कुछ और उनके पास भविष्य की कोई चिंता थी। तो ये चीज है कि भविष्य की चिंता नहीं थी उस समय और इसकी आवश्यकताएं भी सीमित थी, सिर्फ खाने से पीने से और बस इतना मिलता रहे बस, तो उतनी ही आवश्यकता थी। प्रत्येक मनुष्य निर्भर, संतुष्ट और उस समय क्या था, प्रत्येक निर्भर था, संतुष्ट था और शांतिपूर्ण तरीके से था, रूसो यह कहता है। सेबाइन के अनुसार उसने दोनों विचारों, सेबाइन कहता है कि रूसो के दोनों विचार हाब्स और लॉक मानव स्वभाव संबंधी विचार को गलत मानते हुए, यानी हाब्स और लॉक के विचार को रूसो ने गलत मानते हुए आदि मनुष्य को लगभग पशु तुल्य बना दिया। पशु तुल्य, निष्प्राण, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। इसका मतलब कहने का यह है कि ये कहता है सेबाइन कहता है कि रूसो ने जो हाब्स और लॉक के विचार थे उसको इसने आदि मनुष्य को लगभग क्या किया है, इसने उनके संबंध के विचार को गलत बताते हुए इसने क्या किया है कि मनुष्य को पशु तुल्य, निष्प्राण यानी कोई उसमें जान नहीं है, निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। इसको क्या किया है, इसको अच्छा माना है जो ये पशु तुल्य जिंदगी जीते थे, ठीक है। वह सहज भाव से कार्य करने वाला विवेकहीन, क्योंकि उसमें विवेकहीनता थी, ठीक है, वह विवेकहीन थे मनुष्य, जो विवेक से काम नहीं लेते थे, वो सिर्फ जीने के लिए, बस अपने जीने के लिए किसी को भी मार सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे अपने जीने के लिए, जो संघर्ष में जीवन था।
तो उसमें क्या था, विवेक नहीं था, नैतिकता के विचारों से रहित और संपत्ति शून्य थे, यानी संपत्ति की कोई उसमें आवश्यकता नहीं थी, ना ही वो इकट्ठा करते थे। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र पशु तुल्य था, सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें परतंत्र बना दिया। रूसो क्या कहता है कि प्राकृतिक जो अवस्था थी मनुष्य, उसमें क्या था, उसमें स्वतंत्र था और पशु तुल्य था, यानी सिर्फ अपने जीने की लिए। और सामाजिक व्यवस्था जब आई, जब एक दूसरे की सहयोग की भावना आई, विवेक आया, तो उसमें उसने मनुष्य को क्या किया कि परतंत्र बना दिया, क्योंकि इसमें अब जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें मनुष्य एक दूसरे का ख्याल रखना होता है। ये नहीं कि हमें जो पसंद हम वही करेंगे, अगले को अगर उससे नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही तो हम वो नहीं कर सकते। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था बनी, जिस ये रूसो कहता है कि इसने मनुष्य को परतंत्र बना दिया। ठीक है, तो इसका कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। रूसो क्या कहता है कि मनुष्य, ये बहुत कोटेशन इंपॉर्टेंट है जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान रखें, ये कोटेशन इसकी बहुत आती है और रिपीट होती रहती है। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर क्या है, वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। रूसो ये कहता है कि मनुष्य तो होता जब है, पैदा होता है तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता है उस पर बंधन और नियंत्रण लग जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सामाजिक व्यवस्था के अंदर वो जकड़ा हुआ महसूस करता है, स्वच्छंद नहीं रह पाता है। रूसो ने इस तथ्य का, इसलिए इसने ये कहा था कि मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसे अपने मन का करना चाहिए। रूसो ने इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि मनुष्य में मौलिक और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। तो इसका कहना था कि जो मौलिक और सामाजिक में जो बुराइयां हैं वही क्या होती हैं, अच्छाई में बाधक बनती है। यदि मनुष्य स्वतंत्र होगा, पर जो है प्राकृतिक अवस्था में होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, यह इसका कहना था। प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य के लिए रूसो ने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया था, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूसो के मतानुसार मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक नियम था। प्राकृतिक नियम क्या था, सिर्फ अपने हित को देखो, किंतु दूसरों की संभव हानि कम से कम हो। अपने हित को देखना था, लेकिन यह भी ध्यान रखना था कि दूसरों की हानि कम से कम हो, बिल्कुल नहीं कम नहीं हो, बल्कि कम से कम हो, यानी थोड़ी हो, कम से कम। और रूसो का मत है कि इस कालांतर में प्राकृतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन होता गया, जनसंख्या की वृद्धि हुई, विवेक ने क्या किया, विवेक के विकास हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया। फिर उसके बाद क्या किया, लोगों ने अपनी संपत्ति को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया, भविष्य की चिंता करने शुरू कर दी। ठीक है, उन्हें फ्यूचर की चिंता सताने लगी, कल को हमारे पास ये नहीं होगा तो ये कैसे क्या होगा। ये सब चीजों से क्या हुआ, उन्होंने धन संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू किया, जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे व्यक्तियों को क्या हुआ, इससे इंसान क्या हो गया, इससे आदमी स्वार्थी बन गया। क्योंकि हमें अगर सिर्फ आज की चिंता है कि हमें बस खाना खाना है, हमें रहना है बस, और हमें कुछ नहीं करना, हमें जरूरत नहीं, तो हम मेहनत नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, कल की हमें चिंता ही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें कल की चिंता है, हमें अपने लिए धन इकट्ठा करना है, हमें अपने जो है फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो हम क्या हो जाते हैं, स्वार्थ हमारा इसमें घेर लेता है। तो इसका कहना था कि मनुष्य को विवेक ने विवेक के विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया, और जिसने मनुष्य को क्या किया कि स्वार्थी बना दिया। ठीक है, रूसो के अनुसार कालांतर में मनुष्य की आवश्यकता बढ़ी। धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। पहले सिर्फ मनुष्य क्या था, सिर्फ उसको पेट भरना था, उसके बाद उसको कपड़े की भी जरूरत महसूस होने लगी, उसके बाद उसे लगा कि हमारे पास घर भी होना चाहिए, फिर उसे लगा कि हमें पशु भी पालने हैं, वो हमारी सहायता करेंगे, हमें खाने पीने, दूध पानी, इन सब की व्यवस्था मिल सकती है। पहले उसने शिकार करना शुरू कर, धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इन सब चीजों की जरूरत महसूस करने लगा, फिर उसकी आवश्यकताएं बढ़ती बढ़ती चली गई। और उसके बाद उसने सोचा कि जो हम आज की पीढ़ी में हैं, हम आज के मनुष्य हैं, तो हमें भी लगता है कि नहीं, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये सब चीजें क्या हुई, आवश्यकता बढ़ती गई, और उसमें मेरे और तेरे की भावना प्रबल हो गई। ठीक है, हथियार बनाने लगे एक दूसरे को मारने के लिए, हथियारों की आवश्यकता होने लगी, उनमें मेरे और तेरे की भावना हुई, अहम की भावना प्रबल हुई, ये सब भावनाएं उसमें क्या हुई, प्रबल रूप धारण कर गई, जैसा कि आज का मनुष्य है। और उसने लिखा कि वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने एक भूभाग को, इसका कहना क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। इसका कहना था कि पहला व्यक्ति, ठीक है, पहला व्यक्ति
वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने समाज का जन्म जन्म किया, या जन्मदाता माना जाता है जिसे, जिसने समाज को जन्म दिया, जिसने एक भूभाग को यानी एक भूमि के टुकड़े को, उसने क्या किया, भूभाग को बाड़े से, बाड़े मतलब उसको घेरा उसने चारों तरफ से, और उसको घेर कर यह कहा कि यह तो मेरी भूमि है। क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि लोग अपना एक घर बनाना है, हमारी ये जमीन है, तुम्हारी जमीन है, सब कुछ स्वच्छंद था, सब कुछ स्वतंत्र था। तो उन्होंने क्या किया कि पहली वो ये कहता है कि वह पहला जन्मदाता जो था समाज का, उसने पहला मनुष्य था जिसने कि क्या किया कि उसने एक भूमि को अपने घेर कर, और उसने यह कहा कि यह तो सिर्फ मेरी है। और उस कथन के प्रति विश्वास करने वाले उसे व्यक्ति मिल गया, और लोग मान भी गए कि हाँ यह इसकी है। ठीक है, तो यह कहना है रूसो का। अब फ्रेंड, जो भी मैं ये करा रही हूँ इसे बहुत ध्यान से देखें, यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ाया, जो है ध्यान से देखें। आगे चलते हैं। राष्ट्रों का बड़ा होना तथा राष्ट्रों का विस्तृत होना मानव जाति दुर्भाग्य का प्रथम तथा मुख्य स्रोत है। ये भी रूसो ने कहा है कि राष्ट्र बड़ा होना चाहिए, राष्ट्र विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, मानव जाति का क्या है, दुर्भाग्य का प्रथम तथा मुख्य स्रोत है, क्योंकि ये भी एक तरीके का दुर्भाग्य है कि हम चाहते हैं कि हमारे में और भी हिस्से हमारे आ जाए, हमारी जमीन है तो हम हमें और मिल जाए, और हम अपना और बड़ा कर लें, जैसा कि राष्ट्र भी सोचते रहते हैं। जैसे चीन पाकिस्तान भी हमारी जमीनें हथियाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, रूसों ने इस मत का प्रतिपादन किया कि उपयुक्त अराजक परिस्थितियों के अंत हेतु मनुष्यों ने सामाजिक समझौता किया। तो ये कहता है कि जो उपयुक्त परिस्थितियां हैं उनके अनुसार क्या हुआ, मनुष्यों ने क्या किया, एक सामाजिक समझौता किया। ठीक है, समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंपता है। समझौते के अंदर व्यक्ति क्या करता है, अपनी संपूर्ण जो स्वतंत्रता है, अपने अधिकार है, शक्ति है, उसको क्या करता है, समाज को सौंप देता है। ठीक है, क्योंकि हम अपनी सिर्फ अपनी चिंता करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से सब कुछ करेंगे, तो हम एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हमें अपने अधिकार हमें हमें पता है, लेकिन उस अधिकार से ऐसा ना हो किसी को कोई परेशानी हो रही हो, तो हम एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर सहयोग की भावना पनपती है, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे होते हैं। तो हम समाज का सहयोग तभी कर पाएंगे, समाज का विकास तभी कर पाएंगे जब हमें सहयोग की भावना होगी, और स्वतंत्रता को, अधिकार को, शक्ति को हम समाज में लेकर साथ चलेंगे। ठीक है, और समझौते के बाद निर्मित समाज के अविभाज्य अंग होने के नाते पुनः सामूहिक रूप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और समुचित शक्ति को अन्य सबके साथ संयुक्त रूप से सामान्य इच्छा के निर्देशन में रखते हैं, और हम अपने सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को समष्टि के अविभाज्य अंग के रूप में ग्रहण करते हैं। ये कहना है रूसो का। ठीक है, अविभाज्य यानी उसका कोई जो है विभाजित ना हो। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता दो पक्षों के मध्य संपन्न हुआ। प्रथम पक्ष व्यक्तिगत जीवन का, और दूसरा पक्ष उनकी सामूहिक जीवन का। दो पक्ष थे। जो प्रथम पक्ष था उन्होंने सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को महत्व दिया, और दूसरा क्या है, उसने पूरी सामूहिक भावना को महत्व दिया। अतः वे व्यक्तिगत रूप से जो कुछ कमाते थे उन्हें पुनः समझौते के रूप में प्राप्त कर लेते थे। रूसो ने यह घोषणा की कि समझौते के दौरान मनुष्य अपने समस्त अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं वरन संपूर्ण समाज को सौंपता है। समझौता के अनुसार मनुष्य क्या करता है, अब किसी जो है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं वरन संपूर्ण समाज को सौंपता है, स्वयं लाभ अर्जित करता है। और फ्रेंड्स, से जो भी मैं करा रही हूँ मैंने नोट्स खुद के बनाए हुए हैं, और कई किताबों से मिला के मैंने बनाया है, तो इसे बहुत अच्छी तरीके से आप ध्यान दें। और वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, क्या करता है प्रत्येक व्यक्ति, समाज के लिए अपना पूर्ण समर्पण कर देता है। सबके लिए परिस्थितियां क्या होती हैं, समान होती हैं। क्योंकि परिस्थिति सबके लिए समान है, अतः कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए कष्टप्रद नहीं बनना चाहता। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी और को कोई कष्ट हो, कोई नुकसान हो। ठीक है, रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता पूर्ण रूप से एकता की भावना पर आधारित है। तो जो सामाजिक समझौता है वो पूर्ण रूप से क्या है, एकता की भावना पर आधारित है। इसमें सबका स्थान समान था, क्योंकि रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के हाथों में भी समर्पित नहीं होता। यानी ये रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, सबके हाथों में समर्पित तो होना चाहता है, लेकिन वह फिर भी अपने स्वार्थ देखता है और किसी के हाथों में समर्पित भी नहीं हो पाता है।
ठीक है। रूसों की प्रमुख रचनाओं पर एक नजर। इस जितनी रूसों की रचनाएं हैं वो मैंने एक बॉक्स में कर दिया है और आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लें। ठीक है। सामाजिक समझौता, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, न्यू हेलोइजे, द कन्फेशंस, द डायलॉग्स, द रिवरीज, द कंसिडरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड। तो ये सब रूसों की बुक हैं और इसे आप जो है पूरी सारी याद कर लें, क्योंकि इसमें से कोई से भी पूछ लेता है। ज्यादातर द इमाइल और सामाजिक समझौता, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है कि इमाइल है किसकी और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। चलिए, रूसों ने सामाजिक समझौते से उत्पन्न सामूहिक एकता को राज्य, संप्रभुता, शक्ति, जनता, नागरिक एवं प्रजा सभी की संज्ञा दी है। रूसों के अनुसार राज्य एक सामूहिक व्यक्ति है। रूसो क्या कहता है? राज्य को एक सामूहिक व्यक्ति कहता है। मैं उसकी आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरी आज्ञा होती है। उसने राज्य की जो आज्ञा होती है वो क्या होते हैं? सबके हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जो कानून होते हैं वो सबके हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो रूसो कहता है कि वह मैं उसकी आज्ञा का पालन इसलिए करता हूँ क्योंकि वह मेरी आज्ञा है। उसने राज्य को नैतिक तथा सामूहिक शरीर माना है। इस प्रकार रूसो साम्यवादी विचार प्रस्तुत करता है। रूसो के अनुसार समझौते के बाद व्यक्ति के स्थान पर समष्टि तथा व्यक्ति की इच्छा के स्थान पर सामान्य इच्छा का भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने जो है कि प्रतिपादित किया है। एक सामान्य इच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल, ये सब दो तीन चीजें पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा सामान्य कल्याण से प्रेरित इच्छा। जो सामान्य इच्छा है वो क्या है? सामान्य कल्याण से प्रेरित है। यह अविश्वसनीय, यह जनता की बाड़ी है। यह क्या मानता है कि जनता की बाड़ी है, अर्थात ईश्वर की बाड़ी है। जनता को वह ईश्वर के समान समझता है रूसो के अनुसार, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। सामान्य इच्छा सदैव न्याय मुक्त होती है। इसका लक्ष्य क्या होता है? जनहित होता है। यह कहता है कि जो सामान्य इच्छा होती है यह न्याय से मुक्त होती है और इसका लक्ष्य क्या होता है? सिर्फ जनहित, यानी लोगों का हित। रूसो कहता है कि जनता की इच्छाएं प्राय उचित नहीं रहती हैं। इसका यह भी मानना है कि प्राय हर इच्छा उचित नहीं रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य स्वहित होता है। यह भी कहता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य स्वहित हो, क्योंकि मनुष्य क्या करता है? पहले अपने हित को ध्यान में रखकर कोई कार्य करता है। वह कभी ये कार्य नहीं करना चाहता कि जो सिर्फ दूसरे का हित हो। वह अपना भी हित देखता है, उसके बाद वो क्या करता है? तब दूसरे का देखता है। किंतु उसका हित क्या है इस बात को वह नहीं जानता। लेकिन यह भी कहता है कि उसका हित क्या है वह नहीं जानता और मनुष्य का हित सामान्य इच्छा में ही है। समझौते के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की स्थापना नहीं होती, इसलिए रूसों ने सामाजिक समझौते को स्वीकार किया, राजनीतिक समझौते को नहीं। इसने सामाजिक समझौतों को स्वीकार किया है, रूसों ने सामाजिक समझौते को स्वीकार नहीं किया है। ये पॉइंट ध्यान रखें। रूसों ने समझौते के बाद सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित एक संपूर्ण प्रबुद्ध समाज को पूर्णतः निरंकुश और अविभाज्य बताया है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज को क्या किया है इसने? जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज है उसको इसने क्या बताया है? उसने कहा है कि वह निरंकुश है और अविभाज्य है, यानी जो है उसका विभाजन नहीं हो सकता। रूसों ने विधि का स्रोत सामान्य इच्छा को बताया। यह मत प्रतिपादित किया कि समाज में राज्य की सर्वोच्च शक्ति क्या है? सामान्य इच्छा में निहित होती है। उसके अनुसार कानून सामान्य इच्छा की आवाज जो है विश्वव्यापी स्वर है। यानी जो कानून है, जो सामान्य इच्छा है, वो क्या है? वह विश्वव्यापी, यानी विश्व उस पे ये सबकी आवाज है, पूरे विश्व की आवाज है ये। रूसों ने इस मत का भी प्रतिपादन किया कि कभी समान इच्छा पर आधारित समाज अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। रूसो यह कहता है कि अगर कभी समान इच्छा पर आधारित समाज क्या करता है? अपने अधिकारों का अगर किसी प्रकार का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। यूनानियों की भांति रूसो भी मानता था कि पूर्ण जीवन समाज में ही संभव है। इसका ये कहना था कि पूर्ण जीवन क्या है? वह समाज के बिना संभव नहीं है, यानी समाज में ही रहकर मनुष्य के पूर्ण जीवन का विकास हो सकता है। तो पूर्ण जीवन समाज में ही संभव है। आलोचना भी है रूसो की, क्योंकि आलोचना सब में है और आलोचना पूछी भी जाती है, इसलिए मैं ये भी कराती हूँ आलोचना भी। रूसो द्वारा मनुष्य को बैर, द्वेष, अहंकार आदि दुर्भावनाओं से रहित तथा शांति प्रिय, संतुष्ट मानना आदर्शात्मक तत्व था। यह जो है, जो रूसो के विरोधी हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य को रूसो ने क्या माना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या रहता है?
उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता, बैर द्वेष इस तरह की कोई नहीं है, और शांति प्रिय संतुष्ट था। तो ऐसा नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या करता था, एक दूसरे को मार भी देता था, जानवरों को मारता था, खाता था, जैसे भी करता था, और हमेशा लड़ने को तत्पर रहता था, क्योंकि वो शांति प्रिय नहीं था, ये मानना है। तो ये अगर हम ये मान लें कि किसी को स्वच्छंद छोड़ दें तो वो बिल्कुल आदर्शवादी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उस पर नियंत्रण भी जरूरी है। बिना नियंत्रण के बहुत मुश्किल है कि लोग स्वच्छंद हो जाएं। ठीक है। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति को समाज में होता है। दूसरी ओर रूसो समाज को समझौते का परिणाम मानता है या विरोधाभास। इसके भी जो विचार हैं वो क्या विरोधाभास हैं, जो कि असंगत धारणा, इस धारणा को, विरोधाभास समझौते की धारणा को क्या कहते हैं, असंगत बनाता है। रूसो सामाजिक प्रगति के सिद्धांत का विरोध करता है। इसका उसका यह मत है कि जैसे जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ है, वैसे वैसे उसका पतन हुआ है, जो कि तथ्यपूर्ण नहीं है। उसका मानना है कि जैसे जैसे मनुष्य क्या है, प्राकृतिक जो जीवन था उसका दूर हुआ है, जीवन से दूर हुआ है, और धीरे धीरे क्या हुआ, पहले स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, वो धीरे धीरे इन सब चीजों पर नियंत्रण होता गया, तो उसका पतन हो गया। तो ऐसा ये मानना गलत है। पतन नहीं हुआ है, बल्कि विकास हुआ है, विवेकपूर्ण और सहयोग की भावना पनपी, सामुदायिक भावना पनपी है, और जो है सामाजिक भावना का विकास हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ है तो उसका पतन हो गया है। ठीक है। रूसो ने व्यक्ति को नागरिक और प्रजा दोनों कहकर उसे दोहरा व्यक्तित्व प्रदान किया। रूसो ने व्यक्ति को क्या कहा, नागरिक भी बनाया है और उसे प्रजा भी बताया है। तो उसने क्या किया, दोहरा व्यक्तित्व प्रदान किया है, जो कि पूर्णतः क्या है, ये भी विरोधाभास है। रूसो ने व्यक्ति को पूर्णतः सामान्य इच्छा जैसा सर्वशक्ति के अधीन कर दिया है। व्यक्ति का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं, ये कहता है। सर्वशक्ति के अधीन कर दिया है, सामान्य इच्छा के, व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रूसो ने सामान्य इच्छा को कानून बनाने का अधिकार देकर उसे अत्याचार और अन्याय को पनपने का अवसर दिया है। इसने सामान्य इच्छा यानी लोगों की इच्छा के आधार पर कानून बनाकर उसने क्या किया, अत्याचार और अन्याय को पनपने का अवसर दिया है रूसो ने। यह लोग विरोध में कहते हैं। वह कथन है कि यदि हाब्स के मानव देव लेवियाथन का शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी। यह कथन माना जाता है कि जो हाब्स की जो है, जो लिखी है लेवियाथन, हाब्स की जो रचना है लेवियाथन, तो उसमें कहता है कि अगर उसका शीश काट दिया जाए तो वह रूसो की सामान्य इच्छा होगी। यानी लेवियाथन और सामान्य इच्छा करीब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उनमें। तो ये कहता है कि अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया जाए ऊपर का, तो वह सिर्फ ये इनके दोनों के विचार एक हो जाएंगे। रूसो द्वारा प्रतिपादित समान इच्छा को मार्ले ने कहा है कि रूसो ने कोरी बहस में अपना समय नष्ट किया है। मार्ले इनका विरोध करते हैं रूसो का, और कहते हैं कि जो रूसो ने क्या किया है, फालतू में कोरी बहस की है और उससे कोई फायदा नहीं है, उसने सिर्फ अपना समय जो है बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया है। यह कहना है आलोचक जो है ये मार्ले। ठीक है, ये मार्ले ने कहा है रूसो ने कोरी बहस में अपना समय और नष्ट कर दिया है। समान इच्छा का सिद्धांत हम थोड़ा सा देखेंगे। रूसो के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में दो तरह की इच्छाएं होती हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। ठीक है, एक तो यथार्थ इच्छा होती है और एक आदर्श इच्छा होती है। यथार्थ इच्छा क्या है, मानव इच्छा का वह भाग जो स्वार्थ से प्रेरित, संकीर्ण, स्थिर और व्यक्तिगत हित पर आधारित होती है। तो यथार्थ इच्छा क्या है, जिसमें मानव क्या करता है, यह वह भाग है जो सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है, सिर्फ इसमें मनुष्य को अपनी पड़ी रहती है, उसके विचार संकीर्ण होते हैं, संकीर्णवादी होता है, स्थिर होता है, और व्यक्तिगत हित, सिर्फ अपने हित की भावना पर आधारित होती है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल। ठीक है। यदि व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक तुच्छ इच्छा है, तो संकुचित तथा स्वविरोधी है, यह कहता है आशीर्वादम। ठीक है। आदर्श इच्छा, हमने यहाँ पे यथार्थ इच्छा देखा, हम आदर्श इच्छा देखेंगे रियल विल। मनुष्य की वह इच्छा जो विवेक और लोक हित पर आधारित होती है, ये होती है आदर्श इच्छा। ठीक है। वो तो व्यक्तिगत इच्छा होती है, लेकिन ये क्या है, वह इच्छा होती है जो विवेक पर आधारित होती है, हित पर आधारित होती है, लोगों के हित पर आधारित होती है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, सदा सर्वदा कल्याण। तो इसका लक्ष्य क्या होता है, जो आदर्श इच्छा होती है, सिर्फ इसका लक्ष्य होता है लोगों का कल्याण करना, लोगों का कल्याण हो। यह होती है आदर्श इच्छा। यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह वह विवेकपूर्ण इच्छा है जो व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित करती है। आशीर्वादम है, इन्होंने बोला है। सामान्य इच्छा, जनरल विल,
यथार्थवत आदर्श इच्छा में निहित भेद पर ही समान इच्छा का विचार आधारित है। रूसो के अनुसार यदि इन विभिन्न मतभेद जन इच्छाओं में से धनात्मक और ऋणात्मक यानी धनात्मक और ऋणात्मक तत्वों को निकाल दिया जाए, यानी उसे माइनस कर दिया जाए और उसे जो प्लस है उसका वो भी निकाल दिया जाए, तो जो कि एक दूसरे को काट देते हैं, तो इस तरह के अंतरों से जो योगफल शेष बचेगा वही सामान्य इच्छा होगा। ठीक है, यानी जो इसके प्लस पॉइंट है और जो माइनस पॉइंट है वो हम अगर निकाल दें इसे, तो एक सामान्य इच्छा जो होती है, जो एक इच्छा होती है, वो क्या होती है, वो सामान्य इच्छा का सिद्धांत इसे बताता है कि वही सामान्य इच्छा है जो समाज के समस्त व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग माना जाता है। ठीक है, तो यह सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसों का जो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा महत्व देखेंगे कि महत्व क्या है। रूसों ने इस मत का प्रतिपादन किया कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज का हित करना है। रूसों ने क्या किया, इस मत का प्रतिपादन किया है कि जो राज्य का उद्देश्य क्या होता है, राज्य का उद्देश्य ये होता है कि वह किसी वर्ग विशेष का नहीं, वह सबके कल्याण की हित की भावना होती है राज्य के अंदर, वो सबका कल्याण करना चाहता है। रूसों ने क्या किया, जन संप्रभुता के विचार को बल दिया है, यानी लोगों के विचार को बल दिया है उसने। अनरेस्ट रीज ने लिखा है कि रूसो हाब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता के, क्योंकि हाब्स क्या था, वो प्रभुसत्ता को अधिक महत्व देता है और वो कहता है कि प्रभुसत्ता की पालन करना, प्रभुसत्ता की आज्ञा का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, वह उनका विरोध नहीं कर सकता। तो ये जो है क्या कहता है कि ये इसने क्या किया है, जो निरंकुश प्रभुसत्ता थी हाब्स की, उसके विपरीत इसने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है और इसने कहा है कि जन सहमति के विचार से समन्वित करके जन संप्रभुता दार्शनिक सिद्धांत का इसने निर्माण किया है। रूसों ने सर्वोच्च इच्छा लोकतंत्र और सर्वोच्च विवेकपूर्ण सत्तावाद को मिलाकर भ्रांति पैदा कर दी है, लेकिन ये भी कहा जाता है इसने लोकतंत्र को भी माना है और विवेकपूर्ण सत्तावाद को भी मिलाया है इसने, तो इसने क्या की है, एक तरीके से इसमें भ्रम पैदा कर दिया है। अतः जहां लोकतंत्र के समर्थक रूसों के लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इतना महत्व देते हैं, वहीं पूर्ण सत्तावाद के समर्थक भी उसकी असीम संप्रभुता के सिद्धांत को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। रूसों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अन्य समर्थकों के समान राज्य को एक कृत्रिम संगठन सिद्ध करने के बजाय क्या किया है, एक प्राकृतिक संगठन सिद्ध किया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।